नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बिलासपुर में अरपा रिवाइवल प्लान को लेकर हुई बैठक। अरपा के पुनर्जीवन को लेकर हुई चर्चा। कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। सारंगगढ़ में किसानों को नहीं मिल रहा आर्थिक सहायता। राष्ट्रीय कलेक्ट्रेट पहुंचने पर किसानों ने की शिकायत। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का दिलाया भरोसा। गरियाबंद में 18वें दिन भी सचिव संघ का हड़ताल जारी। शासन ने हड़ताल खत्म करने के दिए निर्देश और सचिव संघ ने दिलाई शासन के आदेश की होली। कोंडागांव में नक्सलियों ने मोबाइल टावर को बनाया निशाना। कंट्रोल यूनिट को किया आग के हवाले। और धमतरी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का मामला। छात्रावास में 19 छात्राएं पाई गई कोरोना पॉजिटिव। सख्ती से आए स्वास्थ्य विभाग के टीम। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात और दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने मोदी सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी के मामले में केंद्र को जवाब देना चाहिए। अडानी के मामले में प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए। और सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि वो आवासहीनों की जानकारी जुटा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। वहीं सीएम बघेल ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली बीजेपी को अपना हिसाब देना चाहिए। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, उसको भी वो लोग जोड़ लिए। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली से जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में की गई है, जिसकी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुरेश पचौरी ने शुरुआत की है। और इस सत्याग्रह में लगभग 3000 से ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस अवसर पर सुरेश पचौरी ने कहा है कि देश के इतिहास में मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दी गई यह सर्वाधिक सजा है, लेकिन इस मामले में यह कहां तक उचित है कि उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए, जबकि न्यायालय के निर्णय में 1 महीने की अपील का प्रावधान है। की क्षमता आपने 3 दिन पहला देखा, जो अग्रवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मानहानि के प्रकरण में ये देश का पहला फैसला है। हमारे कानूनविद मिश्रा जी भी हैं यहाँ, जो आईपीसी की धारा 449 और 50 में दिया गया मैक्सिमम फैसला है। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले पर क्या सदस्यता रद्द होगी? मेरा विनम्रतापूर्वक जवाब ये है कि उस निर्णय में 1 महीने तक अपील का प्रोविजन है। ऐसी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी कि सैकड़ों पेज का गुजरात का निर्णय 1 दिन पहले आया है और दूसरे दिन ताबड़तोड़ तरीके से वो पढ़ भी लिया और फैसला भी दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में निकाले गए मशाल जुलूस में नेहरू छात्रावास के बच्चे आग में बुरी तरह से झुलस गए। और इस विषय को बीजेपी युवा मोर्चा ने बड़े ही गंभीरता से लेते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। और जगदलपुर के गोल बाजार चौक में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का पुतला दहन किया गया। वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मशाल जुलूस में जो छात्र आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं, उससे छात्रों की जिंदगी भी जा सकती थी।
और जगदलपुर में बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की मशाल रैली के दौरान घटित हुई घटना को बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने आड़े हाथों लिया है। वहीं सुरेश गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित मशाल रैली कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ देखने को मिली है और भीड़ दिखाने के लिए नाबालिग स्कूली छात्रों को कार्यक्रम में शामिल किया गया था और मशाल जुलूस के दौरान घटना घटी जिसमें स्कूली बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। ये सभी बच्चे बस्तर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आकर छात्रावास में रहकर अध्ययनरत हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही सुरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्कूल के छात्रों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस के नेता क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बेशर्मियत और क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व इनके मशाल रैली के दौरान इन्होंने छात्रावास के नाबालिग स्कूली छात्रों को बुलाकर इनके हाथों में मशाल पकड़ाया और जलते हुए मशाल से दुर्घटना में कुछ छात्र दुर्घटना घटित हुए। ये छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। इन छात्रों के दुर्घटना होने के बाद कांग्रेस के नेताओं का अनर्गल बयान जो सार्वजनिक हुआ, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। बजाय कांग्रेस के नेताओं को इन बच्चों के संपूर्ण इलाज की चिंता करना छोड़कर इन बच्चों के परिजनों को मुआवजे देने की चिंता छोड़कर ये अनर्गल बयान में लगे हुए हैं। मैं खासकर मांग करता हूं जगदलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो मंत्री का जिन्हें दर्जा भी प्राप्त है, राजीव शर्मा, मैं यहाँ के विधायक से मांग करता हूं, यहाँ के महापौर शफीरा साहू और निगम अध्यक्ष कविता साहू जो इस मशाल रैली का नेतृत्व कर रहे थे, नैतिकता दिखाते हुए सार्वजनिक माफी मांगे। इन परिवारों की माताएं जिनकी आंसुएं नहीं थम रही है, उनके आंसू पोंछने का काम करें। और बिलासपुर में कलेक्टर सौरभ कुमार और प्रियंका ऋषि महोबिया की संयुक्त अध्यक्षता में अरपा रिवाइवल प्लान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ समूहों की उपस्थिति में अरपा को पुनर्जीवित और प्रवाहपूर्ण बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, एसडीएम आरए कुरुवंशी और सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा है कि अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना को 100% क्रियान्वयन किया जाना है और जिससे अरपा नदी फिर से प्रवाहपूर्ण हो सके। और इस दौरान कलेक्टर ने अब तक हुए कार्यों की जानकारी विभागों से ली है और साथ ही अरपा रिवाइवल कार्य योजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेज 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उच्च न्यायालय को कार्य योजना की प्रगति से अवगत करा सके। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के कारण किसानों को शासन द्वारा मिलने वाले सहायता राशि से किसान वंचित हो जा रहे हैं। और इसी समस्या को लेकर ग्राम सोढ़ाडीह के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई है। किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में दिए जाने वाली राशि 1 साल से उन्हें नहीं मिल रहा है और ग्राम सेवक किसान सम्मान निधि दिलाने के नाम पर किसानों से 50 से 200 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने किसानों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के तहत 2000 रुपए किसानों को मिलती है, जिसमें घोटाले का मामला सामने आया है। किसानों को उनकी राशि नहीं मिल पा रही है और साथ ही उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्टर को शिकायत की है। कलेक्टर ने इस बात पर आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो किसान पेंशन है ना, उसके बारे से बोला कि तुम लोग कागजात जमा करो, कागजात तुम्हारा तैयार नहीं हुआ है। फिर कागजात तैयार कर दिया। उसके बाद फिर एक दूसरे गांव का 2 व्यक्ति को भेजा। फिर 2 व्यक्ति ने गया
हर किसान से किसी के पास 50 रुपया, किसी के पास 150, किसी के पास 200 रुपया उन लोग वसूल लिया। इसके बाद तुम्हारा किसान पेंशन बन जाएगा बोला। फिर उसके बाद भी वो नहीं बन पाया। फिर उन लोग मोबाइल में लिख कर भेजा गया कि इतना आदमी जाओ, आप पटवारी के पास नहीं बन पाएगा। उसके पहले ग्राम सेवक ने हमारे गांव जाकर जो सूखा राहत कार्य का पैसा आता है ना, उसको किसी किसी किसान के पास आया था पेंशन, वो पैसा फसल बीमा जिसने फसल का बीमा करते हैं, उसका जो मर जाता है फसल, नुकसान हो जाता है, उसके लिए सरकार पैसा देते हैं। उसका पैसा मांगने, कमीशन मांगने गया था कि मेरे वजह से तुम लोग किसान लोग पाया हो और उसमें का पैसा मेरे को परसेंट दो। किसान पेंशन जो है साल भर से नहीं आ रहा है, और सूखा फसल होता है ना, उसका जो आधा हिस्सा मांगता है। कौन मांगता है? डहरिया जो है ग्राम सेवक। और वो बीज भात आता है शासन के तरफ से, वो भी बिक्री कर देता है, किसान लोगों को नहीं देता है। और ऊपर से धमकी देता है, कहाँ जाओगे तो यहाँ चले जाओ, आओगे तो मेरे पास, ये कहता है। कौन बोलता है? वैसी वही डहरिया ही बोलता है ग्राम सेवक, दूसरा कौन बोलेगा। और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 ग्राम पंचायत घाट, पदमूर, कुलगांव और धनियालूर में पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीणों के लिए पानी का टैंकर वितरित किया है। और इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में कोई भी सुख दुख का कार्य होता है तो पेयजल आपूर्ति के लिए दूसरी जगहों से पानी का टैंकर लाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में पानी टैंकर उपलब्ध हो जाने से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और हमारी सरकार आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। और गरियाबंद के पंचायत सचिव अपने 1 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 मार्च से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर है, जिसके कारण शासन की महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना, जन्म मृत्यु, विवाह पंजीकरण सर्वे सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप हो गए हैं। और सचिवों के हड़ताल का भी योजनाओं पर असर दिखना शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में आज हड़ताल के 18वें दिन शासन द्वारा जारी दमनकारी आदेश को सचिवों ने जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आप सभी देख रहे हैं पंचायतों में काम प्रभावित है। हमारे जगह रोजगार सहायकों को दबाव डाल के काम कराया जा रहा है। अभी एक आदेश उन्होंने निकाला है 24 तारीख को, हड़ताल के 9वें दिन ही उन्होंने एक आदेश पारित किया, और ऐसा आदेश जो दमनकारी है, तानाशाही इसमें झलकता है। तो ऐसा आदेश उन्होंने जब किया जिसमें लिखा कि धारा का उल्लेख किया, पंचायत राज अधिनियम 1993 धारा 69 धारा 67 दुनिया भर का उल्लेख किया, और इसके तहत आप पंचायत के विकल्प के रूप में, सचिव के विकल्प के रूप में, वहाँ के वित्तीय प्रभार के रूप में आप पंचायत के सचिव नियुक्त करिए। जब बाकी सभी चीजों के लिए धारा से हमको मारा जाता है तो क्या हम शासीकरण का अधिकार नहीं रखते क्या? और अब खबर कोंडागांव से है, जहां नक्सलियों ने मोबाइल टावर को निशाना बनाते हुए कंट्रोल यूनिट को आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि लगभग दर्जन भर नक्सली चेरन गांव पहुंचे और यहां स्थित जियो मोबाइल टावर के कंट्रोल यूनिट को आग के हवाले कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अब खबर धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक से है, जहां छात्रावास में एक साथ लगभग 19 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं अन्य छात्राओं का भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सख्ते में आ गई है और कोविड टेस्ट में जुट गई है। गौरतलब है कि धमतरी जिले में इन सभी इन दिनों कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों के एक्टिव मामले की संख्या अब तक 23 हो चुकी है। स्वास्थ्य कार्यालय नगरी से मिली जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को कन्या छात्रावास नगरी में रहकर पढ़ाई करने वाली 19 छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिली हैं और इससे नगरी में हड़कंप मच गया है। सभी छात्राओं को छात्रावास में ही क्वारंटाइन किया गया है और आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमित छात्राओं के संपर्क में आने वाली अन्य छात्राओं की कन्या छात्रावास में कोरोना जांच की जा रही है। छात्राओं में कोरोना वायरस कहां से आया है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं हो पाई है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी छात्रावास में पहुंचकर इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। छात्रावास में हड़कंप मचा है। कोरोना के कई केसेस मिलने के बाद
यह हड़कंप मचा है। 19 छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए छात्रावास पहुंचे और वहां पर छात्राओं का कोविड टेस्ट करना शुरू किया, जिसमें पाया गया कि 19 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। सभी छात्राओं को वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया गया है छात्रावास में। उनके संपर्क में आई अन्य छात्राओं का भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है और फिलहाल इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कोविड का ये जो मामला है वो छात्रावास में कहां से आया। ये जो टेस्ट है ये एंटीजन टेस्ट के द्वारा किया गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको आरटीपीसीआर का भी टेस्ट हम लोग करेंगे ताकि वास्तविकता पता चल सके। और हमारे यहाँ 2 और केस जो है छात्रा और राजपुर से 2 और केस पॉजिटिव आए हैं। इस तरह आज 21 केस हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं। सर ये जो 19 केस आए हैं एक ही छात्रावास के? एक ही छात्रावास की हैं। कौन से छात्रावास? ये महिला गर्ल्स जो वो होते हैं उसके आदिवासी हॉस्टल का है, गर्ल्स आदिवासी हॉस्टल। इन लोगों को इस तरह की शिकायत थी पहले? सर्दी खांसी की शिकायत थी और सभी लोग आए थे तो उन लोगों ने उसका एंटीजन टेस्ट से जांच की है। और भी टेस्ट की जा रही है? और भी किए हैं लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव में उतने ही आए हैं, जिसमें 2 मतलब दूसरे ग्रामीण लोग हैं। सर किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है, मतलब जो पॉजिटिव बच्चे उनको कहाँ रखे? हम पॉजिटिव बच्चों को अभी वहीं रखे हैं क्योंकि यदि हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो एक लोगों के मन में अलग से डर की भावना आएगी और अभी कोई मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं लग रहा है। सिंपल सा सर्दी खांसी की तकलीफ बता रहे हैं। और कबीरधाम जिले के पुराना पुलिस लाइन के पास फोर्स एकेडमी परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में अपनी बेहतर सेवाएं देकर सेवानिवृत्त होने पर उप पुलिस अधीक्षक जय सिंह मरावी और सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह कोशरे को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई है। वही विदाई समारोह में उपस्थित जिले के समस्त पुलिस के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा दोनों ही अधिकारियों की जमकर सराहना की गई है। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों को फूल का गुच्छा भेंट किया गया और उनके मंगलमय जीवन की कामना की गई और इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिजन उपस्थित नजर आए। कवर्धा में ये विदाई समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक का ये विदाई समारोह किया जा रहा है। इस दौरान उनकी साथियों की तरफ से उनकी जमकर सराहना की गई है। फूलों का माला पहनाकर और शॉल उठाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई है और साथ ही उनके मंगलमय जीवन की कामना भी की गई है। कवर्धा से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनकी जमकर सराहना की है और विदाई समारोह में उन्हें शॉल भेंट करके और शॉल उठाकर मोमेंटो भेंट करके माला पहनाकर उनका विदाई किया है और साथ ही उनके मंगलमय जीवन की कामना भी की है। और बिलासपुर में पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए सरकार अब बीपीएल राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवा रही है। सरकार की मंशा अनुरूप अप्रैल महीने से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को राशन दुकान के जरिए सरकार फोर्टिफाइड चावल देने जा रही है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि फोर्टिफाइड चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा सामूहिक पोषण और मध्याह्न भोजन में यह चावल दिया जा रहा था, जिसके बाद समूचे समुदाय और समाज को पोषक तत्वों की कमी न हो, इसके लिए शासन ने निर्णय लेते हुए बीपीएल कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण करने की योजना बनाई है। वर्तमान में इस माह से फोर्टिफाइड चावल वितरण चालू होगा। इसमें फोलिक एसिड, उसके बाद आयरन, जिंक के कंटेंट अच्छे होते हैं जो कि पोषण और गुणवत्ता से भरपूर होता है, जैसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के भ्रूण के विकास, इन सब में इसका योगदान रहता है। B12 रहता है इसमें। तो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे मध्याह्न भोजन और एक पूरक पोषण आहार में पहले वितरण किया जा रहा था, अब सभी पीरियड्स के हितग्राहियों को इसका वितरण किया जाएगा, जिससे कि उनमें पोषण में वृद्धि हो सके। पर APL राशन कार्डों को छोड़कर अन्य सभी कार्डों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
और अब खबर बिलासपुर से है, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने परिजनों से बिछड़ी हुई महिला को घर वापस पहुंचाया है। आपको बता दें कि गुजरात की रहने वाली महिला मोतीबाई अपने किसी परिचित के विवाह में शामिल होने घर से निकली थी और वह वेरावल स्टेशन से भटकते हुए 1761 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जा पहुंची, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी को मिली है। और तो वहीं उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सखी सेंटर के सहयोग से भटकती हुई महिला को उनके घर पहुंचाया। मोतीबाई के सुरक्षित पहुंचने पर उनका परिवार खुशी से झूम उठा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताया। और इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 20 पिस्टल भी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी इंदौर में हथियारों की डिलीवरी देने आया था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लगातार हमको ये सूचना मिल रही थी कि ऐसे कुछ व्यक्ति सक्रिय हैं सिकलीगर, जो कि लगातार इंदौर में जो है संपर्क करके अवैध आर्म्स दे रहे हैं। इस सूचना को डेवलप करते हुए जो है इसमें एक सिकलीगर नानक सिंह को पकड़ा गया है। ये मुख्यतः सिंगनूर खरगोन क्षेत्र का रहने वाला है और इससे लगभग 20 हथियार जो हैं अवैध जब्त किए गए हैं और ये काफी समय से इस धंधे में सक्रिय है। इस पे तेजाजी नगर से इनाम भी है 5,000 रुपए का। पूर्व में वहां से फरार भी रहा है ये और लगातार इस तरह की जो है गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए इस तरह के हथियार इंदौर में बेचने का प्रयास कर रहा था, जिसमें मुखबिर की सूचना पर उसको पकड़ा गया है। अभी वर्तमान में 20 हथियार जो है इसे बरामद किए गए हैं और आगे इससे पूछताछ जारी है। और बस्तर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में अवैध गांजा तस्करी और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगरनार पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 20 किलो अवैध गांजा जब्त करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि नगरनार पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से एक महिला और पुरुष स्कूटी से 20 किलो गांजा लेकर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरनार पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं, जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकाड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामणि एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही साथ जो स्कूटी अवैध गांजा को परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। अवैध गांजा 20 केजी एवं स्कूटी की कुल कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर न्यायिक रिमांड में जेल निरुद्ध किया गया है। और कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालू मेद सिंह के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा है, जिसके बाद थाना पंडरिया पुलिस स्टाफ ने उक्त आरोपी के पास से कुल 110 पौआ देशी शराब बरामद की है और साथ ही घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब खबर पंखांजूर से है, जहां आदिम जाति सहकारी समिति बांदे लेम्पस के अंतर्गत कुल 9 धान संग्रहण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की समाप्ति हो चुकी है, जिसमें कुल 2,92,000 क्विंटल धान खरीदी की गई थी, जिसका करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 4,000 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों से ही धान गायब हो गए हैं। और अब ये देखना होगा कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। सभी केंद्रों में शॉर्टेज पाया गया है। कितने लगभग कितना है तौल में जो कमी आया है ना, उसके कारण। कितना संख्या कुंटल की बात करें तो कितने कुंटल में आ रहा है? लगभग 3,000 कुंटल। 3,000 कुंटल। तो सर ये शासकीय पेमेंट तो इसका हो चुका है ना? शासकीय पेमेंट हो चुका है, तो
केंद्र प्रभारी लोगों से वसूल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, मॉनिटरिंग करने की? मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, मतलब इसमें सभी अधिकारी हैं। और किस तरह की कार्रवाई होगी इसमें? अगर शार्टेज का पैसा जमा नहीं करेंगे तो FIR किया जाएगा। और जमा किए कर दिए तो शॉर्ट आउट हो जाएगा? शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र में विगत सालों से इस तरह की जो वारदात को ऐसे अंजाम दिया जाता है फिर। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।